हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने लगी हुई हैं। तो आपके तैयारी को और धार देने के लिए, जैसा आपको पता ही है कि यह चैनल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो आज के सीरीज में ये उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा से संबंधित जो होमगार्ड की परीक्षा है उसके लिए जो जीके जीएस का सेक्शन है, साथ में आने वाली जो एसएससी जीडी की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, उसके लिए भी ये जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले वीडियो तक 6 सीरीज आपको मिल चुकी है। आज के सेशन में हम जीके जीएस से संबंधित 7वां टेस्ट सीरीज आपके सामने लाए हैं। बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके तैयार किया जाता है और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा और आने वाले समय में भी आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए और देखा जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है ना? तो वह कौन सा शासक था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना करके अर्थात जैन धर्म की दीक्षा ली और अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके एक जैन सन्यासी के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लिया और अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने कठिन तप के द्वारा, जिसको जैन धर्म में तपश्चर्या कहा जाता है, उसके द्वारा इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया अर्थात समाप्त कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसका जो विषय है मुद्रा राक्षस का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से संबंधित बातें और जो उसका मुख्यमंत्री था चाणक्य, उनकी नीतियों के बारे में विशाखा दत्त ने इस पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अब इसमें किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, इस क्वेश्चन की यदि बात करें तो गिरनार में भी है, कंधार में भी है, पाटलिपुत्र में भी है, टोपरा में भी है। तो यदि हम इस क्वेश्चन पर बात कर ले कि किसमें उसका शिलालेख नहीं है, तो आप चारों में है तो आप लिख सकते हैं उपरोक्त सभी में है। सभी में है, उपरोक्त सभी में है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्य काल शासन में वैसे तो सब शिक्षा के केंद्र माने गए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था, जिसमें देश विदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इसमें गणित, विज्ञान, नीति, धर्म इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर बात कर लें। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है ना? किसके राज कवि थे या किसके समकालीन थे? तो जो प्रसिद्ध कवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके वो समकालीन थे। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन, किन 2 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई? ब्रेटन वुड्स में 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, ब्रिटेन का एक स्थान है। उसके बाद 2 संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया था।
उनमें कौन है? एडीबी एशियाई विकास बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसकी स्थापना तो इसकी नहीं हुई थी। आईएमएफ एंड आईबीआरडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और ये विश्व बैंक है। तो इसी दो संस्थाओं की स्थापना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और आईबीआरडी, जिसको हम विश्व बैंक भी कहते हैं, इन्हीं दो संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो महाराष्ट्र का अजंता है, अजंता की गुफाएं हैं, जो उनमें चित्रकारी भित्ति चित्र जो बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित विषय है। नेक्स्ट आ जाइए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दो प्रमुख विदेशी यात्री थे, ह्वेनसांग और फाहियान। तो फाहियान किसके समय में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब आप ह्वेनसांग कब आया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसके शासनकाल में आया था। आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ठीक है ना। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो जो समुद्रगुप्त है उसको कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? अब देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम तो मौर्य काल में हुआ है, लेकिन विस्तृत और व्यवस्थित रूप से जब मंदिर निर्माण की बात की जाएगी तब वो हुआ है गुप्त काल में। चूंकि यहां कहा है कि सर्वप्रथम कब हुआ, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? मौर्य काल में। नेक्स्ट आ जाइए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जो ददनी प्रथा के द्वारा नील की खेती अंग्रेज के रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा कराई जाती थी, उसके लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समय एक पुस्तक लिखा गया था नील दर्पण। तो उसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक नील दर्पण लिखा गया था। नेक्स्ट आ जाइए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन कह सकते हैं, धन निकासी का सिद्धांत कह सकते हैं, इसको चाहे आर्थिक दोहन कह लीजिए, चाहे धन निकासी का सिद्धांत भी कह लीजिए। धन निकासी का सिद्धांत। तो सर्वप्रथम इस बात को उठाया था दादा भाई नौरोजी जी ने उठाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यह अकेली सोई हुई मर्द है, यहां आप कह सकते हैं। तो जब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया, जरूर वो वीर गति को प्राप्त हुई। तो उस अंग्रेज सेनाओं का नेतृत्व कैप्टन ये ह्यू रोज कर रहा था। तो जब वीरगति को महारानी लक्ष्मीबाई प्राप्त हुई तो उसके बाद ये ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली सोई हुई मर्द है, ये महारानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में इसने कहा था। नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो देखिए 1857 का जो मुख्य केंद्र था वो अवध था, और जो इसका प्रतीक चिन्ह निश्चित किया गया था वो कमल और रोटी निश्चित किया गया था, कमल और चपाती निश्चित किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने?
तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने हैं। कब बने हैं? 1924 ईस्वी में। कहा? जब बेलगांव का अधिवेशन हुआ है। बेलगांव के अधिवेशन में केवल एक बार ये अध्यक्ष बने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उस समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची, जो कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन जो किस हुआ था 1951 में, इसके संदर्भ में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसको प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों में के आधार पर यदि आप कह सकते हैं अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और 226 उच्च न्यायालय में कोई याचिका दाखिल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में हम याचिका दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या कहा गया है? समाज के समाजवादी ढांचे, क्योंकि अखंडता और समाजवाद हमारे संविधान का प्रमुख लक्ष्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही है? कुछ विचार दिए गए हैं। जैसे पहला कथन है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। हाँ, ये राज्य मनमाना ना करे इसलिए एक गारंटी है, इसीलिए मूल अधिकार को नकारात्मक कहा जाता है। तो पहला सही है। यह संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। यह यूएसए के अधिकार, देखो, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ठीक है ना? तो ये गलत है, क्योंकि वहीं से तो लिया गया है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें चुनाव कराना संभव नहीं है, जैसे युद्ध चल रहा हो, राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रपति अपने विवेक से कर नहीं सकता, निर्वाचन ऐसा कर नहीं सकता, तो जब राष्ट्रीय आपात चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे अभिरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? जब कैबिनेट उसको ऐसा करने के लिए लिखित प्रस्ताव देती है। पहले जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इसके बाद ये कहा कि जब कैबिनेट लिखित रूप से निर्णय लेगी और राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए कहेगी तब वो करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? जो आय का स्रोत है, तो व्यापार कर राज्यों के द्वारा लगाया जाता है, ये संघ के अधीन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, नवीनतम पर्वतमाला इसमें कौन है? तो इसमें जो नवीनतम पर्वतमाला है वो क्या है? राकीज नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट आ जाइए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना, ये वलित पर्वत। नेक्स्ट आ जाइए,
रिहंद बांध परियोजना से किन दो राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आ जाइए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से किस पर बनी है? तो तुलबुल परियोजना कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बनी हुई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब है, जो बिहार में है। नेक्स्ट आ जाइए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? जो प्रथम उपदेश था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से या जीवन जो है का ये जो स्थान दिया है, जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है। तो अब आप यहां देख सकते हैं, कपिलवस्तु में जन्म हुआ, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो ये तीनों तो इनसे संबंधित है। घटना यदि बात की जाए तो वैशाली से इनका संबंध, देखो आने जाने का संबंध है, लेकिन किसी घटना से यदि बात की जाए तो वैशाली का संबंध नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बल किसका गुणनफल होता है? तो जो F होता है, आपने पढ़ा है m इंटू ए, एफ ए, एफ बराबर एम ए होता है। तो m क्या है? द्रव्यमान, और ये क्या है? त्वरण है। तो m इंटू ए होता है, या कहीं कहीं एम जी लिखा जाता है, F बराबर एम जी। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण या एफ एम ए लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? आपको पता है कि जो चंद्रमा पर जी का मान है वो पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है तो छलांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखिएगा, चंद्रमा पर भारहीन, ये गलत हो जाएगा, कोई वातावरण नहीं है, ये दूसरे संदर्भ में है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 37 नंबर क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। आपको पता है क्यों? चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, जिसके कारण उनको रास्ता पता चलता रहता है। तो दोनों सही है, और इसकी व्याख्या इसके द्वारा की जा रही है। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बादलों की बिजली चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। जैसे आपको पता होगा कि पहले बिजली चमकती है, कुछ समय के बाद गर्जना सुनाई पड़ती है। तो इसका कारण क्या है? दोनों घटनाएं अलग अलग समय पर होती हैं? नहीं, गर्जने की और चमकने की घटनाएं साथ में होती हैं, लेकिन हमको चमकना पहले दिखाई पड़ता है, गर्जन बाद में सुनाई पड़ता है। क्या रीजन है? तो इसका रीजन क्या है? प्रकाश की गति ज्यादा होती है ध्वनि की गति से। देखो, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ध्वनि नहीं, गलत है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो क्या होता है? तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या आउटपुट है? तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, जावा हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट आ जाइए, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, तो आप फार्मूला आपने पढ़ा होगा H2O।
तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या होता है, 2:1 होता है। नेक्स्ट आ जाइए, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटी या सेल्सियस कहते हैं, उस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट आ जाइए, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो विश्व के लगभग 71% भूभाग पर जल है, जिसको हम 2/3 भाग भी कहते हैं, 2/3 भाग पर जल माना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। अब रबड़ तो है नहीं, शुद्ध जल भी चालक नहीं है, जब तक उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, बेंजीन है नहीं, लवण वाला है जल, जो नमक युक्त जल होता है वो विद्युत का चालक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है। क्वथनांक मतलब उबलने का और हिमांक मतलब जमने का, तो दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस्स ने, मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आ जाइए, 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो वास्तुकला का विकास हुआ वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, जिन्हें इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर पुनः लौटो, इनका प्रसिद्ध नारा हुआ करता था। नेक्स्ट आ जाइए, 49 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड पहले तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना तो 1982 में 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई है। अब आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब आपसे तीसरा भी क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो लोन या वित्त उपलब्ध कराती है वो शीर्ष संस्था आपकी क्या हो जाएगी, नाबार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को कौन सा भौगोलिक नाम दिया गया है। तो हर एक महाद्वीप में घास के मैदान पाए जाते हैं, सबका अलग अलग भौगोलिक नाम है। जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को भौगोलिक नाम दिया गया है उसको क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये था 50 क्वेश्चन का एक सेट। क्वेश्चन बहुत बढ़िया इसमें शामिल किया गया है और उम्मीद भी है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे भी और प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।